अध्याय 21 पेड़ों की कटाई। शरणस्थल की रक्षा क्षमता घटती जा रही थी। गेम के नोटिफिकेशन प्रिजन स्नेक और बाकी खिलाड़ियों के कानों में मौत की घंटी की तरह बज रहे थे। प्रिजनर स्नेक यह गिनती तक भूल गया कि वह और बाकी खिलाड़ी कितनी बार दरवाजे से बाहर भागे थे। हर बार जब प्रिजनर स्नेक बाहर दौड़ता तो ज़ॉम्बी अंधेरे में वापस लौट जाते थे। कुछ ही देर में वे वापस आ जाते और अपने पत्थर के हथौड़ों से फिर से शरणस्थल पर प्रहार करते। प्रिजनर स्नेक ने कुछ खिलाड़ियों को दरवाजे की रखवाली करने के लिए भी भेजा। शुरुआत में यह तरीका काम करता रहा, लेकिन कुछ समय बाद ज़ॉम्बियों ने अपनी रणनीति बदल ली। अब वे पीछे से आकर शरणस्थल की लकड़ी की दीवारों पर हमला करने की कोशिश करने लगे। कुछ ही खिलाड़ी पूरे शरणस्थल की रखवाली नहीं कर सकते थे। रात में अगर खिलाड़ी लंबे समय तक जंगल में रहते तो वे डार्क फियर नामक एक नकारात्मक स्थिति में प्रवेश कर जाते। इस स्थिति में धीरे धीरे सभी खिलाड़ियों की बुनियादी विशेषताएं कम हो जाती थीं। जितनी देर वे इंतजार करते उतनी ही ज्यादा विशेषताएं घटती जातीं। फेडरल सरकार द्वारा प्रदान किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यदि खिलाड़ी एक ही रात में 300 मिनट से अधिक समय तक इस स्थिति में रहते तो उनके ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती थी। रात का यह सबसे डरावना पहलू था। वे सब दरवाजे के बाहर नहीं रह सकते थे। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो शरणस्थल के नष्ट होते ही सभी की मौत निश्चित थी। कोई भी बच नहीं सकता था। डर ने हर खिलाड़ी को घेर लिया था। वे धीरे धीरे हताशा महसूस करने लगे थे। लिन आयर ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों न हम बाहर जाकर उनसे लड़े? लड़ाई के लिए जाओगे? मरने के लिए जाओगे? यहीं रुको। प्रिजनर स्नेक का दबी हुई नाराजगी आखिरकार फूट पड़ी। उसने अपने दांत भींचे। बेवकूफों का झुंड। उसे सिर्फ ज़ॉम्बी ही नहीं बल्कि ये मूर्ख साथी भी परेशान कर रहे थे जो बिल्कुल बेकार थे और कोई मदद नहीं कर रहे थे। रक्षा को ठीक करो। खामोशी के बीच अचानक एक खिलाड़ी चिल्लाया, हाँ, रक्षा को ठीक करो। अन्य खिलाड़ियों ने भी जल्दी से इस सुझाव पर प्रतिक्रिया दी। यह प्रस्ताव रात के अंधेरे में एक प्रकाश की तरह था जिसने खिलाड़ियों के दिलों में आशा की एक किरण जगा दी। ज़ॉम्बी का आक्रमण उतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए शरणस्थल की रक्षा क्षमता जल्दी से कम नहीं हो रही थी। इसके अलावा ज़ॉम्बी एक के बाद एक आक्रमण कर रहे थे, जिससे उनके पास शरणस्थल की रक्षा को ठीक करने का समय था। उनके पास अभी भी पर्याप्त बुनियादी सामग्री बची हुई थी। उन्हें बस अगले दिन तक ज़ॉम्बियों के हमले सहने थे। फिर वे बाहर जाकर ज़ॉम्बियों को खत्म कर सकते थे। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? काम शुरू करो। प्रिजनर स्नेक ने तुरंत अपने आदमियों को शरणस्थल की रक्षा को ठीक करने का आदेश दिया। जो मरना नहीं चाहता, जल्दी करो। इस समय कोई भी खिलाड़ी लॉग ऑफ करके आराम करने के बारे में नहीं सोच रहा था। ज़ॉम्बियों के खतरे के सामने खिलाड़ी विशेष रूप से एकजुट हो गए थे। कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लकड़ी के तख्ते रगड़ रहे थे और कुछ ज़ॉम्बियों के घेरे को साफ करने के लिए बारी बारी से काम कर रहे थे ताकि उन्हें थोड़ा और समय मिल सके। पूरी रात प्रिजनर स्नेक और उसकी टीम के खिलाड़ी इन ज़ॉम्बियों से लड़ते रहे। सुबह धीरे धीरे होते ही जब सूरज उग रहा था, ब्रदर स्नेक आखिरी लड़ाई के लिए बाहर जाने को तैयार था, लेकिन उसने पाया कि ज़ॉम्बी बिना कोई निशान छोड़े भाग चुके थे। पूरी रात की यातना के बाद ब्रदर स्नेक की आंखें लाल हो गई थी। एक तरफ तो वह गुस्से से भरा था और दूसरी तरफ वह पूरी रात मानसिक तनाव में रहा था। ब्रदर स्नेक, चलो। वांग शाओ ने थकान भरे चेहरे से धीरे से कहा, क्यों न हम पहले लॉग ऑफ करके आराम कर लें? रात बहुत थकाऊ थी। प्रिजनर स्नेक की निगाहें अपने थके हुए खिलाड़ियों के चेहरों पर पड़ी। सभी ने रात भर काम किया था और उनकी मानसिक और शारीरिक ताकत खत्म हो चुकी थी। फिर भी
शरण स्थल की रक्षा क्षमता 62% तक गिर चुकी थी। और यह तब था जब उन्होंने पूरी रात इसे ठीक करने की कोशिश की थी। स्थिति और भी खराब हो गई थी क्योंकि रात के दूसरे हिस्से में उनके पास लकड़ी के तख्ते बनाने के लिए कोई सामग्री नहीं बची थी। वे सिर्फ शरणस्थल के हिस्सों को तोड़कर काम चला रहे थे। पूरे शरणस्थल को अब नंगे कर दिया गया था। शरणस्थल के अंदरूनी दरवाजे तोड़ दिए गए थे और दूसरी मंजिल की छत तक हटा दी गई थी। प्रिजनर स्नेक ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। गेम की सीमाओं के कारण अगर उसने लंबे समय तक आराम नहीं किया तो उसे थकान की नकारात्मक स्थिति में प्रवेश करना पड़ेगा। बाकी खिलाड़ियों की तरह प्रिजनर स्नेक के मन में इस समय बस एक ही ख्याल था, अच्छी तरह सोना। इस टीम से खुद को बचाना भी मुश्किल हो गया था, तो किसी दूसरे शरणस्थल पर हमला करना तो दूर की बात थी। साथ ही सिस्टम शरणस्थल आज रात भी बेकार हो जाएगा। ज़ॉम्बियों ने पूरी रात शरणस्थल पर हमला किया था। उनके पास इसे बनाए रखने के लिए बुनियादी संसाधनों की भारी कमी थी। सभी थके हुए थे और टीम को तुरंत आराम की जरूरत थी। जितना वह इसके बारे में सोचता, प्रिजनर स्नेक का सिर और भारी होता जा रहा था। पहले थोड़ा आराम करो। शरणस्थल आज रात अपनी सुरक्षा खो देगा और हमें इसे बनाए रखना होगा। हम कुछ दिनों बाद उनका पीछा करेंगे। यह कहते ही अचानक उसके शरीर में एक कंपी सी दौड़ गई। क्या वे ज़ॉम्बी आज रात फिर से उनके पीछे आएंगे? केबिन के अंदर सुबह सुबह लियाओ बुफान हमेशा की तरह ऑनलाइन आया। पतला बूढ़ा आदमी जिमी एक गिलास गर्म पानी पकड़े हुए था। फैंग हेंग कहाँ है? तुम थोड़ी देर से आए हो। वह 5 मिनट पहले ही लॉग ऑफ हुआ। क्या? लियाओ बुफान चौंक गया। नहीं हो सकता। वह पूरी रात ऑनलाइन रहा। जिमी ने सिर हिलाया और गर्म पानी की एक चुस्की ली। क्या बॉस स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहा है? लियाओ बुफान ने सोचा कि बॉस कितना जबरदस्त था। उसने स्टोरेज बॉक्स से मीट का एक कैन निकाला, उसे खोला और मुंह में डाल लिया। क्या बॉस ने कुछ कहा जब वह गया? हाँ, उसने कहा कि तुम और लियू लिन आज केबिन में रहकर लॉग्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करो। उसने कहा कि कुछ स्टोरेज बॉक्स भी तैयार कर लो जिन्हें ले जाना आसान हो। यह तब और सुविधाजनक होगा जब हम बाहर निकलेंगे। क्या? बस इतना? लियाओ बुफान उलझन में था। अगर तुम ये काम पूरा कर सको तो काफी है। जिमी ने लियाओ बुफान की ओर देखा, फिर रुककर कहा, अगर तुम्हारे पास ऊर्जा बची हो तो शरणस्थल को फिर से मजबूत कर देना। नहीं, लॉग्स ट्रांसपोर्ट करने का क्या मतलब है? ये लॉग्स आए कहाँ से? जिमी ने अपनी ठुड्डी से दरवाजे की ओर इशारा किया। तुम बाहर जाकर देखोगे तो समझ जाओगे। लियाओ बुफान हैरान था। उसने अपनी आंखें झपकाईं और हैरानी से केबिन का दरवाजा खोला। कमाल है। बाहर का दृश्य देखकर लियाओ बुफान खुद को गाली दिए बिना नहीं रह सका। केबिन के बाहर के जंगल में करीब 20 ज़ॉम्बी लकड़ी काटने वाले यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उनके हाथों में स्टील की कुल्हाड़ियां थीं। वे पेड़ों को घेरकर कुल्हाड़ियों से काट रहे थे। धड़ाम! एक बड़ा पेड़ ज़ॉम्बियों की कुल्हाड़ी से काटा गया और जमीन पर गिर पड़ा। ज़ॉम्बी बिना किसी भाव के कुछ कदम आगे बढ़े और दूसरे बड़े पेड़ के पास जाकर अपनी कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। बूम! 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 जंगल में कुल्हाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। लियाओ बुफान एक पल के लिए अवाक रह गया। ऐसा भी हो सकता है। लगता है कि ज़ॉम्बियों पर ऊर्जा का कोई असर नहीं हो रहा था। वे बिना रुके मशीन की तरह पेड़ों को काटते रहे। उन्हें आराम की जरूरत नहीं थी। अगर कोई खिलाड़ी होता तो एक पेड़ काटने में उसकी आधी ऊर्जा लग जाती। गेम की सेटिंग के अनुसार आधी ऊर्जा सामान्य स्थिति में आधे घंटे में ही रिकवर होती थी।
लियू लिन ने जो लियाओ बुफान को सुस्त खड़ा देख रहा था, लॉक्स से भरे एक बड़े बैग को उठाते हुए चिल्लाया, लियाओ बुफान, आलस मत करो, आकर लॉक्स उठाने में मदद करो। ओह, मैं आ रहा हूं। लियाओ बुफान अचानक अपनी सोच से बाहर आया और नीचे की ओर देखे बिना नहीं रह सका। केबिन के चारों ओर की जमीन लकड़ियों से ढकी हुई थी। सिर्फ लकड़ियां।